मेरठ के बाद अखिलेश यादव अब बदायूं में एक बार फिर कैंडिडेट बदलने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बदायूं में चाचा शिवपाल यादव की जगह उनके बेटे आदित्य यादव को उम्मीदवार बनाया जाएगा। इस बात का ऐलान खुद चाचा शिवपाल यादव ने पहले ही कर दिया। शिवपाल यादव ने बदायूं की चुनावी सभा में खुलकर कहा, युवाओं की डिमांड पर आदित्य यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने बदायूं में 68 दिन में तीसरी बार कैंडिडेट बदला है और 30 जनवरी को जब समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट जारी हुई थी, इंडिया टीवी पर ही आपने ये खबर देखी थी। हमने आपको दिखाया था कि बदायूं से उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव का नाम यहां पर शामिल था, लेकिन 22 फरवरी को दूसरी लिस्ट आई और जब दूसरी लिस्ट आई तो उसमें धर्मेंद्र यादव का टिकट काट दिया गया और फिर चाचा शिवपाल यादव को बदायूं से कैंडिडेट बनाया गया। लेकिन अब चाचा खुद कह रहे हैं कि यहां से आदित्य यादव को उम्मीदवार बनाया जाए, उनके बेटे को उम्मीदवार बनाया जाए। दरअसल ये माना जा रहा है कि ये सब शिवपाल यादव के प्लान के मुताबिक ही हुआ है। शिवपाल यादव अपने बेटे आदित्य को पॉलिटिक्स में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और इसलिए वो आदित्य यादव को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। आप खुद सुनिए शिवपाल यादव क्या कह रहे हैं। ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अब तो बन गए हैं, पता है, आदित्य यादव। देखिए, पहले तो लखनऊ से तो मेरा नाम चला था और आपके लोगों की मांग पर और खासकर यहाँ के युवाओं की मांग पर आदित्य यादव प्रत्याशी हो गए। अब बहुत ही जल्दी नामांकन हो जाएगा, नहीं नवरात्रियों में, अब नहीं नवरात्रियों में पर्चा दाखिल हो जाएगा। इस वक्त हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए इस खबर पर, लखनऊ से लाइव हैं। विशाल, ऐसा नहीं है कि शिवपाल यादव जो है कोई कच्चे खिलाड़ी हैं, वो बड़े माहिर खिलाड़ी हैं और ये पहले से उन्हीं की रणनीति रही होगी कि कैसे अपने बेटे को पॉलिटिक्स में एंटर कराया जाए, एस्टैब्लिश कराया जाए। देखिए मीनाक्षी, जब से समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय हुआ है, तब से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि आदित्य यादव के ही एडजस्टमेंट के लिए, आदित्य यादव को राजनीति में एस्टैब्लिश करने के लिए शिवपाल यादव ने ये बड़ा कदम उठाया है। और अब जब बदायूं से फाइनल हो चुका है कि आदित्य यादव ही उम्मीदवार होंगे समाजवादी पार्टी के गठबंधन के, तो ये साफ हो जाता है कि इंडिया टीवी ने अपने दर्शकों को 20 दिन पहले जो बात बताई थी कि शिवपाल यादव अपनी सीट से बेटे आदित्य यादव को चुनाव लड़ाएंगे, अब मंचों से भी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। और 3 दिन पहले जब उन्होंने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी तो भी इस बात का जिक्र किया था कि युवा प्रतिनिधित्व चाहिए समाजवादी पार्टी को, और अखिलेश यादव भी 26 साल की उम्र में पहला चुनाव लड़े थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब आदित्य यादव को बदायूं से चुनाव लड़ाना ही था तो पहले धर्मेंद्र यादव की उम्मीदवारी उनको बदला गया, शिवपाल यादव को कैंडिडेट बनाया गया और अब शिवपाल यादव को बदल करके आदित्य यादव को कैंडिडेट बनाया जा रहा है। लगभग सब कुछ फाइनल हो चुका है, एक औपचारिक महज घोषणा बाकी है। अच्छा, एक बात बताएं विशाल, हमेशा ये युवाओं का प्रतिनिधित्व की बात जब ये पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं तो युवाओं का प्रतिनिधित्व विद इन द फैमिली ही क्यों होता है? युवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले परिवार के बाहर से चेहरे नहीं मिल पाते हैं। बदायूं की ही बात कर ले, क्या बदायूं में यादव परिवार के अलावा और कोई चेहरा नहीं है जिसने ग्राउंड पर काम किया हो? देखिए, यही वो सवाल मीनाक्षी है जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के ऊपर उठाती है कि अगर आपके पास कैंडिडेट नहीं है, युवा कैंडिडेट नहीं है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ परिवार में ही आपके पास कैंडिडेट है? और ऐसे में सवाल ये उठता है, चाहे बदायूं की बात कर लिया जाए, आजमगढ़ की बात कर लिया जाए, मैनपुरी की बात कर लिया जाए, कन्नौज की बात कर लिया जाए, अगर सारी सीट्स पे ही परिवार के लोग लड़ेंगे तो ऐसे में युवाओं का जो प्रतिनिधित्व करने की समाजवादी पार्टी बात कह रही है वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ जाएगी। क्योंकि अगर युवाओं की आप बात करेंगे तो आपको परिवार से बाहर भी जो कार्यकर्ता जमीन पर खून बहाता है, पसीना बहाता है, लाठियां खाता है, क्या उनको नजरअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ परिवार के लोगों को इस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा? तो निश्चित तौर पर सवाल तो उठेंगे। लेकिन इन सब आरोपों का कोई असर कहां पड़ता है? आप बने रहिएगा हमारे साथ। पूर्वांचल से एक और खबर, पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट गाजीपुर एक बार फिर से सुर्खियों में है। बीजेपी ने यहां सबसे अलग दांव खेला है। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की
खिलाफ पारसनाथ राय को टिकट दिया गया है। 8वीं क्लास से आरएसएस के साथ जुड़े पारसनाथ राय अब तक कोई चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन चुनावी मैनेजमेंट का पूरा लेखा जोखा संभालने का अनुभव उनके पास है। मनोज सिन्हा के करीबी कहे जाते हैं और अब बीजेपी के टिकट पर गाजीपुर से वो मैदान में है। पारसनाथ राय पहली बार चुनावी दंगल में उतरे हैं। उनके सामने सिटिंग सांसद अफजाल अंसारी हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से अफजाल अंसारी को अखिलेश यादव ने टिकट दिया है। टिकट मिलने के बाद पारसनाथ राय ने दावा किया कि वो जिंदगी में कभी असफल नहीं हुए हैं और एक बार फिर उनका चुनावी मैनेजमेंट कामयाब होगा। ये गाजीपुर देखा जाए तो गाजीपुर काफी हॉट सीट है। यहाँ पे कैसे लड़ाई रहेगी और क्या देख रहे हैं आगे? देखिए, मैंने पहले भी कह दिया कि मैं एक सिपाही की तरह हमेशा काम किया हूँ और एक छोटा मोटा चुनाव लड़ा, अभी तो निर्विरोध जीत गया, उसकी बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन जो काम किया हूँ हमेशा उसमें एक नंबर रहा हूँ, तो इसमें कैसे 2 नंबर हो जाऊंगा? इससे इतना विपरीत तो होगा नहीं। हर काम में 1 नंबर रहा हूँ। संगठन ने जो काम दिया उसको ठीक से किया, आगे भी ठीक से होगा। गाजीपुर आपके सामने समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को मैदान में उतारा है, तो क्या लग रहा है जिस तरीके की लड़ाई सामने देखा जा रहा है, इस लड़ाई कैसा रहेगा? सामने जो भी प्रत्याशी हो, जैसा भी वो नाम हो, लेकिन मैं तो अपने संगठन का एक मजबूत सिपाही हूँ जो केवल एक ठीक से लड़ना जानता हूँ, इतना मैं जानता हूँ, और लड़के विजय प्राप्त करना जानता हूँ। ये मेरे नस में है। कैसे देखा है कि पिछला विधानसभा 7 सीट गाजीपुर से भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। आपके खुद जो इस समय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, वो भी पिछला लोकसभा चुनाव हार गए थे। इस बार कैसे जीतेगी? क्या अब एक तो वैसी स्थिति नहीं है, दूसरा बसपा, सपा और एक जाति विशेष, तीनों के चुनाव यदि वोट जोड़ दिए जाए तो एक भारी लाट खड़ा हो जाता है। और अब की बार यदि लाट बना भी तो उस लाट को क्रॉस करने की संगठन ने व्यवस्था बना ली है, ठीक से बना ली है। और पिछले हार के कारण इतनी सहानुभूति है संगठन के प्रति कि कई चीजें आसान हो जाएंगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के लिए देखा जाए तो केवल एक ऐसे मनोज सिन्हा ही हैं जिन्होंने कमल खिलाया था। पिछली बार हालांकि वो चुनाव हार गए थे, क्या इस बार कमल खिलेगा? खिलेगा। मैंने कहा ना कि 3 वोटों का एक लाट खड़ा था, फिर भी वो 1,48,000 वोट अधिक पाए थे। अगर वो अलग लड़ते तो 1 लाख से हारते लोग। गाजीपुर सीट पर सभी की नजर है। मेरठ में एक सभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी का नाम लिए अटैक किया और कहा कि माफियाओं को संरक्षण देने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं है। जिनका कभी खौफ हुआ करता था, आज उनको मिट्टी भी नसीब नहीं। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था, बहनों और भाइयों, जब आज समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी, उसकी पैंट गीली हो गई थी। और तब हमने कहा था, उस समय उसको हमने कहा था, कानून को रौंदने वाले, आज कानून कितना बड़ा होता है यह एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, देखो, जिनकी गर्मी हम शांत कर चुके हैं उनको गर्म मत होने दीजिए। अब इस क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ने दो। उनकी सबकी गर्मी शांत हो गई है, वे गए काम से। विशाल, योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एकदम सख्त स्टेटमेंट दिया है और बातों ही बातों में जनता से अपील कर दी कि जिनकी गर्मी शांत हो गई है उनकी शांत ही रहने दो, यानी कि उधर वोट मत दो, वोट वहां दो जहां से विकास हो। लेकिन गाजीपुर क्या वाकई में इतना आसान रहने वाला है बीजेपी के लिए? अफजाल अंसारी और अंसारी परिवार का वहां पे जो दबदबा रहा है, जिस तरीके के लोगों का प्रेम और मोहब्बत रही है, क्या बीजेपी यहां पर कमल खिला पाएगी?
देखिए मीनाक्षी, अगर बात किया जाए गाजीपुर के चुनाव की गणित की तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में पारसनाथ राय को उतार करके माफिया, बाहुबल और उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की स्वच्छ छवि को पेश किया है। पारसनाथ राय का कोई पॉलिटिकल इतिहास नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की है कि वो कभी भी इम्तिहान में हारे नहीं हैं, हमेशा नंबर 1 पे रहे हैं, तो इस बार भी नंबर 1 पे रहेंगे। और इस बात को लेकर के वो बेहद कॉन्फिडेंट हैं कि पिछली बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की गाजीपुर सीट पर हार हुई थी, उसको लेकर के कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त तरीके से इस बात को लेकर के बात है कि इस बार उनको कमल खिलाना है और पिछली हार का कहीं ना कहीं जो गलती हुई थी गाजीपुर के लोगों से उसको ठीक करनी है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि अफजाल अंसारी के लिए किस तरीके से चुनौती पेश कर पाएंगे पारसनाथ राय, क्योंकि बाहुबल वर्सेस स्वच्छ छवि की लड़ाई गाजीपुर में देखने को मिलेगी। और बीजेपी भी चाहती थी कि नैरेटिव यही सेट हो कि गाजीपुर में अगर कोई मुकाबला करने के लिए आ रहा है तो स्वच्छ छवि, बेदाग छवि का एक ऐसा आदमी आ रहा है जिसने लगातार लोगों को पढ़ाया है, शिक्षक की भूमिका में रहा है। तो जो चुनाव होगा गाजीपुर का वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि सपा और बसपा का इस बार गठबंधन नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी को हौसला देती है कि गाजीपुर सीट को वो रिटेन कर सके, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के मौजूदा एलजी मनोज सिन्हा ने इस सीट को 2014 में जीत के बीजेपी के खाते में डाला था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं विशाल। आप रहिए हमारे साथ, एक और इंपॉर्टेंट सीट की बात अभी आपसे करनी है। बात मैनपुरी की होगी, जो मुलायम और अखिलेश का गढ़ कहा जाता रहा है, जहां से मुलायम सिंह यादव कभी नहीं हारे, जहां मोदी लहर में भी साइकिल फर्राटे से भागती है, वहां पर बीजेपी साइकिल की हवा निकालना चाहती है। बीजेपी ने मैनपुरी में योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव यहां से सपा की उम्मीदवार हैं। योगी की संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह यहां से ताल ठोकेंगे। जयवीर सिंह मैनपुरी सदर से विधायक हैं, तो डिंपल यादव मैनपुरी सीट से सांसद हैं। जयवीर सिंह वैसे तो फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, शुरुआत से ही वो पॉलिटिक्स में बड़े एक्टिव रहे हैं। उन्होंने अपने गांव ककहरा से ग्राम प्रधानी से चुनाव जीतकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। बाद में वो कांग्रेस में शामिल हुए। 2002 में मैनपुरी की घिरौर सीट से विधायक निर्वाचित हुए। 2008 में फिर से विधायक चुने गए, लेकिन इस बार मुकाबला बड़ा कड़ा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और मैनपुरी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जयवीर सिंह जी। सर, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि मैनपुरी सदर से आप विधायक हैं, वहां आपने कमल खिलाया, अब मैनपुरी लोकसभा में कमल कैसे खिलेगा? देखिए, पहले तो अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई, आभार और कृतज्ञता, जिन्होंने मैनपुरी जैसे समाजवादी पार्टी के किले को ढहाने का जिम्मा जयवीर सिंह जैसे एक कार्यकर्ता को दिया है। निश्चित तौर पर खरा उतरने के लिए जी जान लगाने का काम करूंगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि मैनपुरी के लोगों ने जिस तरीके से हमेशा जयवीर सिंह पर अपनी छत्र छाया और आशीर्वाद देने का काम किया, इस बार भी हमें आशीर्वाद मिलेगा, लोग साथ देंगे, कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा, इसमें कोई मुझे संशय नहीं लगता है। अखिलेश यादव जी से सवाल पूछा गया आपकी उम्मीदवारी को लेकर के, तो उनका कहना था कि भाई पर्यटन मंत्री हैं, कब पर्यटन करने किसी और के साथ निकल जाएं पता नहीं लगेगा आप लोगों को, और उन्होंने पिछला चुनाव हमको जिताया था। आपका नाम सुनते ही थोड़ा भड़क जाते हैं अखिलेश जी। भड़कना ही चाहिए, स्वाभाविक है, क्योंकि उनके सगे रिश्तेदार संबंधी परिवार वालों को ही हम लोगों ने हरा हरा के सारे पद हासिल किए हैं। मैनपुरी में भी उन्हीं का चेला एक राजू यादव है, जिसको हरा करके हम लोग चुनाव जीत के मैनपुरी से आए। भड़कने का आदत है उनकी, तभी भड़कता है आदमी, आप भी जानते हो कि जब कहीं कुछ होता है सामने। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब तब भड़केंगे जब 4 जून को परिणाम आएगा और उनकी डिंपल जी पहली बार मैनपुरी से अपना बोरी बिस्तर बांध के वापस रखने को आएंगी। मैं समझता हूँ कि मैनपुरी जीतेगा, मैनपुरी में कमल खिलेगा, और इसमें कोई दो राय नहीं कि मैनपुरी व्यापक अंतर से हम लोग चुनाव जीतेंगे। अब बात बिहार की सियासत की। हेलीकॉप्टर में मछली पार्टी के बाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से एक नया वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर किया है। इस वीडियो में वो और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के साथ हेलीकॉप्टर में वो संतरा खाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, हेलो फ्रेंड्स, आज हेलीकॉप्टर में नारंगी पार्टी हुई है, ऑरेंज के रंग से तो वो नहीं चिढ़ेंगे ना। आप समझ लीजिए, ये चिढ़ाने की ही कोशिश है। आपको बता दें कि इससे पहले वो हेलीकॉप्टर में मछली और रोटी खाते हुए दिखाई दिए थे। उन्होंने एक ऐसा वीडियो शेयर किया था और इस पर खूब बवाल भी मचा। बीजेपी ने कहा कि नवरात्र में मछली खाने की क्या जरूरत थी
और अगर मछली खानी भी थी तो फिर इस वीडियो को पोस्ट करने की क्या जरूरत थी। लेकिन आज तो तेजस्वी यादव नारंगी खा रहे हैं, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। आज भी मुझे लगता है कि भाजपा वाले को देश में तकलीफ होगा कि हम ऑरेंज खा रहे हैं, इसको भी वो लोग फर्क से जोड़ देंगे। अब बताइए कि हम लोग न खाए न पिए, वो लोग चाहता कि हमेशा गरीब पिछड़ा मल्ला का बेटा नमक रोटी खाए, और हम लोग अच्छा खाए नहीं। एक तो समय नहीं मिलता, ये बात प्रचार करते हैं, यही समय मिलता है कि वापसी के समय में कुछ खा पी ले ताकि शरीर में शक्ति रहे। और ऐसे लोगों से हम लोग लड़ना है, बड़ी शक्ति से लड़ना है, समाजी न्याय को मजबूत करना है। हमें लगता है कि ऑरेंज के लिए भी सब कहेंगे कि भाई हमारा भगवा कलर है, अरे भाई तुम्हारा नहीं हमारा भी कलर है, लेकिन खाने का चीज़ें तो खाएंगे ही ना। तो मुझे लगता है भाई बेची ना लगे, हम खाने पीने का चीज़ें खाएंगे, आप लोग ज़्यादा तकलीफ मत लीजिए। जमुई के जनता ने दिया है, जनता ने दिया है। अब बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, जो ईद के मौके पर भी सियासत करने से बाज नहीं आई। ममता बनर्जी कोलकाता में ईद समारोह में शामिल हुई, जहां उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी दंगा फैलाना चाहती है। ममता बनर्जी ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से कहा कि अगर बीजेपी वाले दंगा फैलाते हैं तो आप लोग अपना माथा ठंडा रखें। ममता बनर्जी ने कहा कि कोई ब्लास्ट होते ही बीजेपी गिरफ्तारी के लिए एनआईए को भेज देती है। अगर इसी तरह लोग गिरफ्तार होते रहे तो पूरा देश सूना हो जाएगा। अन्नपूर्णा पूजक माता को हम श्रद्धा करते हैं, और ये लोग किसका नाम पे आपको नाम है दंगा करने चाहता है। कोई दंगा करने अगर आते हैं आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल, हम रहेगा कुल। उसको दंगा फसाद का चक्रांत हम नहीं करने देंगे। एक चॉकलेट बम भी बम फटते हैं, एनआईए को भेज देता है, सबको अरेस्ट कर लो। सबको अरेस्ट करते करते तुम्हारा देश ही सुनना हो जाएगा। यही बात में रहता है। हम तो छोटा आसमान चाहते हैं, सुंदर आसमान, जिसके लिए सब लोगों ने एक साथ में रहेगा।